Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यार्थी थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का 7th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके पहले ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के हम ऑलरेडी 6 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने वेरियस फिजिकल फीचर्स, टेक्टोनिक प्लेट, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, इन सब की बात की है। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की हिमालय माउंटेन रेंजेस की, और अपने 6 वीडियो लेक्चर यानी कि जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन्स की, और हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स के कौन से 3 पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, मिडिल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि हिमालय माउंटेन रेंज के बाद जो नॉर्थर्न प्लेन्स है यानी हिमालय माउंटेन रेंजेस के नीचे जो पूरा पार्ट नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है, उस नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से रीजन है, यानी कि फिजिकल फीचर के हिसाब से, रिलीफ फीचर के हिसाब से हिमालय ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके कितने पार्ट है। स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न प्लेन के रिवर के हिसाब से हमने 3 पार्ट देख लिए थे। अब हम देखेंगे कि अलग अलग फीचर के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन कैसे बटा है। नॉर्दर्न प्लेन के एक पार्ट में अलग फीचर है तो उसको अलग पार्ट दिया गया, दूसरे पार्ट में अलग फीचर है तो अलग, यानी 4 पार्ट बनाए गए क्योंकि 4 तरह के फीचर्स देखने मिलते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के फीचर्स को जो रीजन वाइज है उसे हम देखेंगे, साथ ही साथ हम पेनिसुलर प्लेटो की बात भी करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड वगैरह की बात भी हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो क्या है रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, चलिए देखते हैं। रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, रिलीफ फीचर के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन्स के जो पार्ट बनाए गए हैं, रिवर सिस्टम के हिसाब से जो पार्ट बने थे वो 3 थे, अब रिलीफ फीचर के हिसाब से जो पार्ट बने हैं 4 हैं। तो पूरा नॉर्दर्न प्लेन किस रीजन में डिवाइड है, कितने पार्ट में, वो चलिए हम पढ़ने वाले। स्टूडेंट्स, ये आपको इमेज टिल्टेड दिखाई दे रहा है तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल टिल्ट करके देख के पढ़ सकते हैं। बाकी हम डिक्टेट तो कर ही रहे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे आसानी से कि हिमालय माउंटेन रेंजेस है। मेरा डायग्राम कुछ खास तो नहीं है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चला लीजिए, ठीक है। तो ये जो हिमालय माउंटेन रेंजेस की हम श्रृंखलाएं देख पा रहे हैं, इसी में शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, सारे हिमालय माउंटेन रेंजेस है, और उसके नीचे जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाता है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। तो उसी नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न प्लेन जो है 4 भागों में बटा हुआ रीजन के हिसाब से, यानी इस रीजन में अलग फीचर्स होंगे नॉर्दर्न प्लेन के, नॉर्दर्न प्लेन के इस रीजन में अलग फीचर होंगे, और इसमें अलग फीचर्स होंगे, इसमें अलग फीचर्स होंगे। तो उन्हीं फीचर्स के हिसाब से स्टूडेंट्स हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको जो भी फीचर्स यहाँ दिख रहे हैं वो सारे फीचर्स किसके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के हैं, रिलीफ फीचर्स हैं। तो उन्हीं रिलीफ फीचर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये जो पहला वाला पार्ट आपको दिख रहा है नॉर्दर्न रीजन का, ये जस्ट स्टार्टिंग होता है, यानी जस्ट शिवालिक रेंजेस के जस्ट फुट हिल्स में होता है। स्टूडेंट्स, ये जो है 8 से 16 किलोमीटर का एरिया है, ठीक, जिसे भाबर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भाबर बेल्ट कहते हैं। ये शिवालिक रेंज जो होता है, शिवालिक रेंज जो आपने देखी है पर्वत श्रृंखलाएं, उसके स्लोप के पैरेलल है, यानी जैसा स्लोप शिवालिक का, अगर शिवालिक का स्लोप इस साइड में स्लोप है, इधर झुका हुआ है, शिवालिक माउंटेन इधर झुका हुआ है, तो ये भी कैसा झुका होगा, इधर ही झुका होगा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो 8 से 16 किलोमीटर का एरिया है, यानी ये जो 8 से 16 किलोमीटर का एरिया है पूरा क्या कहलाता है, भाबर बेल्ट कहलाता है, और ये शिवालिक रेंज के स्लोप की तरह ही बिल्कुल है। यहाँ पे सारी रिवर जो होती हैं वो क्या होती है, गायब हो जाती है, डिसअपीयर होती है। स्टूडेंट्स, हम बताते हैं आपको रिवर कैसे डिसअपीयर होती है। कई बार जैसे माउंटेन है, ठीक, तो ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर ऐसे निकली, बट आगे चल के माउंटेन का स्लोप थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो ये रिवर यहाँ से तो निकली, पर ये रिवर ऐसी माउंटेन को क्रॉस करके माउंटेन से ऐसा ऊपर चढ़कर नहीं आ सकती। तो क्या होता है, ये जमीन के अंदर ही पानी सोखने लगता है, फिर आगे चल के इस माउंटेन का स्लोप कहीं और मिल रहा होगा, तो जब ये रिवर ऐसे आगे चल के आएगी और इसको स्लोप कहीं मिलेगा तो यहाँ से रिवर इमर्ज हो जाएगी, फिर से बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो स्टूडेंट, ऐसे ही होता है बिल्कुल, रिवर जो है ऐसी बह रही है, बीच में कोई रुकावट आई, उसके नीचे से होते हुए ऐसे निकल जाती है, जमीन के अंदर पानी सूख गया। आप देखे होंगे कि जमीन के ऊपर सूखा होता है, लेकिन जमीन को जब खोदो नीचे पानी निकलता है। जी हाँ स्टूडेंट, एक रिवर है जिसका नाम है सरस्वती रिवर, आपने सुना होगा। वो सरस्वती रिवर आज गायब हो चुकी है मैप से, यानी जमीन के ऊपर नहीं बहती है, यानी उसका पानी पूरा खत्म हो चुका है। अब वो जमीन के नीचे से बहती है। अब नीचे से बहती है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो भी रिवर निकलती है वो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ होती है उसके पिघलने से ही रिवर बहती है। तो ये जो पानी बर्फ पिघल रही है धीरे धीरे, अगर बहुत ज्यादा बर्फ पिघल रही है तो ऊपर से बहेगी। इसमें बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारा पानी है, तो उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर भी आके मिल रही है, दूसरी छोटी छोटी नदी आके भी ऐसी मिल गई, तो ढेर सारा पानी हो गया तो बहेगी। लेकिन अगर इसका पानी बहुत कम है,
इतना पानी है कि वो फ्लो ही नहीं हो पा रहा है। जैसे जमीन पे आप बहुत थोड़ा थोड़ा पानी गिराइए तो आपको बहती हुई ऐसा धारा नहीं दिखेगी, क्या होगा, पानी मिट्टी में सूख जाएगा, मिट्टी कीचड़ की तरह तो हो जाएगा, गीला हो जाएगा, लेकिन उसमें धारा नहीं बहेगी। तो सेम प्रोसेस होता है वो सरस्वती नदी के साथ भी, है ना, पानी तो आ रहा है लेकिन उस नदी में पानी बहुत कम है, तो इसकी वजह से वो गीला तो रहता है नीचे का जमीन, नदी बहती नीचे नीचे धीरे धीरे पानी रिसता है, लेकिन वो धारा नहीं बन पाता। जैसे फोम की बात करें, फोम में हम पानी डालते हैं तो धारा नहीं बहती, फोम सोख लेता है उसको, लेकिन जब फोम में ढेर सारा पानी डाल दो तो फोम के अदर एंड से बूंद बूंद पानी टपकने लगता है। तो बिल्कुल उसी तरह की प्रोसेस यहाँ भी होती है स्टूडेंट। तो ये पूरा जो है भाबर बेल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, भाबर बेल्ट। 8 to 60 किलोमीटर एरिया, यहाँ सारे रिवर्स क्या होते हैं, डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऊंचा पड़ता है, ठीक, क्योंकि माउंटेन के जैसा स्लोप पहले होता है, शिवालिक माउंटेन रेंजेस के स्लोप के तरह ही इसका स्लोप है भाबर बेल्ट का, ठीक। अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन के दूसरे रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन के दूसरे पार्ट में, ठीक। ये जो दूसरा पार्ट है, यहीं पर सारी जो रिवर्स होती है ना वो रिमर्ज होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया आ जाता हुआ, ये माउंटेन नीचे यहाँ पे स्लोप खत्म होता है, यहाँ शिवालिक के स्लोप जैसा नहीं है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप है, तो यहाँ पे फिर से पानी बाहर निकल जाता है और ये एक स्वैम्पी और मार्शी रीजन बनाते हैं। स्वैम्पी और मार्शी रीजन, स्वैम्पी मतलब होता है जहाँ पे ढेर सारा दलदल हो, मार्शी मतलब दलदल है ना, जहाँ पे बहुत कीचड़ और दलदल हो, उसको स्वैम्पी बोलते हैं। ढेर सारा कीचड़ और दलदल मिलके क्या बनाता है, स्वैम्पी एरिया बनाता है स्टूडेंट। तो ये स्वैम्पी रीजन को क्या बोलते हैं, तेराई बोलते हैं, TERAI, तेराई। आप टिल्ट करके पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, तेराई बोलते हैं। ये जो एरिया है ये सेकंड एरिया है, यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है स्टूडेंट्स। ये एरिया पहले फॉरेस्ट से पूरा रिच था, यहाँ ढेर सारे फॉरेस्ट थे, यहाँ बहुत सारे, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की वजह से और बहुत सारे एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में जाने की वजह से, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान इसमें से बहुत सारे एरिया कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण क्या हुआ है, उस एरिया में बेरोकटोक बहुत कटाई हुई है, जंगल साफ किए गए हैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट की कमी हो गई है। यहीं पर हमारे इंडिया का दुधवा नेशनल पार्क भी आता है, जी हाँ, जितना पार्ट इंडिया रीजन में वहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है, ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रूप में या जनरल नॉलेज के रूप में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स का जो तीसरा पार्ट है, ये बहुत ही एक लार्जेस्ट पार्ट है, यानी इन सभी चारों पार्ट में से क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, और इसमें ओल्ड एलुवियम है, मतलब बहुत पहले की बहाकर लाई गई मिट्टी होगी, नई मिट्टी नहीं है इसमें, पुरानी मिट्टी है, फर्टाइल है लेकिन थोड़ी पुरानी है, ठीक। इसे भांगर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भांगर। जी हाँ स्टूडेंट्स, एलुवियल सॉइल जो होती है उसके दो टाइप होती है, यानी जो एलुवियल सॉइल है, जो भी एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल के बारे में तो आप जानते हैं, अब इसके पहले हमने पढ़ा था। तो एलुवियल सॉइल दो टाइप में बटी है, एक ओल्ड एलुवियल और एक न्यू एलुवियल। तो ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं क्या, भांगर, क्या बोलते हैं, भांगर, और न्यू एलुवियल को क्या बोलते हैं, खादर, KHADER, आगे पढ़ने मिलेगा, ठीक, तो याद रखिएगा। एलुवियल सॉइल दो भाग में बटी है, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं भांगर, न्यू एलुवियल को बोलते हैं खादर। चलिए वही हम पढ़ने वाले आगे। तो जो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा है उसको क्या वो क्या है, लार्जेस्ट प्लेन है, जिसे हम भांगर बोलते हैं, एलुवियल से बना है। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें डिपॉजिट हुई हैं, यानी छोटे छोटे स्टोन्स के पार्टिकल जैसे कैलिकस पार्ट जो जमा होता है, बड़ी बड़ी मिट्टी के टुकड़े जैसे, यानी आप देखेंगे सॉइल के अंदर छोटे छोटे दानेदार ऐसे छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं, तो वही जमा है, ग्रैनुलर दानेदार, तो उसे कंकर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकर्स कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा भांगर भी है क्योंकि ओल्ड एलुवियम है और लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न रीजन का। और चौथा जो आखिरी पार्ट है वो क्या है, हमारा लोवेस्ट रीजन है, सबसे निचला इलाका। सबसे नीचे मतलब सबसे ज्यादा स्लो पे भी होगा, तो सारा पानी आकर यही जमा होता होगा, बार बार यहाँ जमा होता होगा, मतलब ये फ्लड, यहाँ बार बार बाढ़ भी आती है, तो इसको फ्लड प्लेन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हर साल बाढ़ से नई मिट्टी आ जाती है, तो हर बार न्यू मिट्टी मतलब न्यू एलुवियम, पुरानी मिट्टी मतलब ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियम मतलब खदर। यहीं पर क्या मिलती है, खदर सॉइल मिलती है, जो बेस्ट है किसके लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के। अगर आपको ज्यादा उगाना है तो यहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल मिलती है, क्यों, क्योंकि हर साल नई सॉइल आ रही है, नई सॉइल मतलब ज्यादा फर्टाइल, उसमें ज्यादा ह्यूमस। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात कर लिया हिमालय माउंटेन का रीजन वाइज क्या है, सॉरी हिमालय माउंटेन बोल रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने नॉर्दर्न रीजन की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पेनिनसुलर प्लेट्यू की। रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जी हाँ स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, किससे फॉर्म हुआ है, किसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, इसके क्या पार्ट्स है, टाइप्स हैं भी कि नहीं, कौन कौन से हैं, उन सब की बात हम डिटेल इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू।
बना किससे है? इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। किससे बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन मतलब समझते हैं आप क्रिस्टल फॉर्म में, जी हाँ। इट इज फॉर्म्ड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके बारे में तो आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने डिटेल में पढ़ा है 7th 8th में कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली बात याद रखिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से। दूसरी बात, इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग अप एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ये किससे बना है? गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग से, टूटने से, एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना यानी अलग होने से, ड्रिफ्ट टूट के अलग होने से। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ओल्डेस्ट लैंड मास क्या है? गोंडवाना है। तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर हुई थी, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था वो इंडो ऑस्ट्रेलिया एक साथ थे। बड़ी वाली प्लेट यूरेशियन थी, दोनों ड्रिफ्ट हुए। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप जाके हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर और फर्स्ट वीडियो लेक्चर इसी टॉपिक का, जी हाँ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं जाकर स्टूडेंट। तो जो गोंडवाना लैंड था और जो गोंडवाना लैंड था और जो बड़ी प्लेट थी यूरेशियन, एक बड़ी प्लेट है यूरेशियन और छोटी प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो बड़ी प्लेट छोटी प्लेट टकराई तो आप जानते हैं कि गोंडवाना लैंड के पार्ट टूट गए, जी हाँ। तो वही पार्ट के टूटने से बना हुआ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अभी गोंडवाना लैंड सबसे ओल्डेस्ट है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी क्या होगा? ओल्डेस्ट होगा भाई, क्योंकि ये उसी का पार्ट है ना, जी हाँ। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग अप एंड ड्रिफ्टिंग। एक तो टूटने से और टूट के उस दूसरे तरफ जाने से, हिलने से, है ना, ड्रिफ्ट होने से, अलग होने से, ठीक, क्या हुआ? गोंडवाना लैंड फॉर्म हुआ है। Hence it is a part of oldest landmass। तो क्या है ये? ओल्डेस्ट लैंडमास, यानी कि गोंडवाना भी ओल्डेस्ट लैंडमास है और ये गोंडवाना का ही पार्ट है। तो ये क्या हुआ? ये भी एक ओल्डेस्ट लैंडमास हुआ। Hence it is a part of oldest landmass। ये भी क्या है? ओल्डेस्ट लैंडमास का पार्ट है। तीसरी बात, चौथी बात देखिए कि द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। ये जो प्लेट्यू है यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ भी छोटे छोटे पहाड़ होंगे। तो वो जो प्लेट्यू है यहाँ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज है। ब्रॉड मतलब चौड़ी और शैलो मतलब कम गहरी। चौड़ी और कम गहरी घाटियां है, वैलीज है। यानी यहाँ की वैलीज कुछ ऐसी शार्प नहीं है, इतनी शार्प नहीं है, इसकी वैली कुछ ऐसी होगी, इसकी वैली कुछ ऐसी होगी, ठीक स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये ज्यादा गहरी वैली तो नहीं है और ये बहुत ज्यादा क्या है? ब्रॉड है, चौड़ी है। इसकी चौड़ाई आप नाप लीजिए और इसकी चौड़ाई आप नाप लीजिए, समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? क्या है? ब्रॉड चौड़ा है और ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल। इसके हिल जो राउंडेड है, राउंडेड का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसे कोनिकल पीक्स नहीं है, स्पाइन्स नहीं है, ऐसे कांटेदार, ऐसे नोक पीक नहीं है, इसमें से राउंडेड है। और तो और ये माउंटेन रेंजेस, हिमालय माउंटेन रेंजेस है, पूरी रेंज नहीं है पैरेलल, शिवालिक, हिमाचल, हिमालय, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये इस तरह से आपस में राउंडेड घूमी रहती है, ठीक। जो आप एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात के कुछ पार्ट्स में आप देख पाते हो ना पेनिनसुलर प्लेट्यू, वही की बात की जा रही है, वही तो है ये सारा, ठीक ठीक। तो हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमास। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। इसमें ब्रॉड और शैलो वैलीज होती है, बिल्कुल इस तरह ब्रॉड और शैलो वैलीज। यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे पहाड़ नहीं है, यानी कि राउंडेड हिल्स है, ठीक। अब इसके डिविजन्स भी है, यानी इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ पार्ट भी हैं। जी हाँ स्टूडेंट, पेनिनसुलर प्लेट्यू को मेनली दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भाग? चलिए देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। इसके मेनली दो डिवीजन है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। जी हाँ स्टूडेंट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके दो भाग बताए गए हैं, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। तो स्टूडेंट्स हम उससे डिटेल में और डिस्कस करेंगे अपने आने वाले टॉपिक में। तो पहले एक बार हम फिर से बार देख लेते हैं कि हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो किससे बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से। दूसरी बात, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग अप एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। जी हाँ, गोंडवाना लैंड के टूटने और अलग होने से बना हुआ है। अब गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना भी ओल्डेस्ट लैंडमास था, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? ओल्डेस्ट लैंडमास। हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमास। और तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस प्लेट्यू में जो वैलीज हैं और जो हिल्स है कैसी हैं, तो द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। ब्रॉड चौड़ी और कम गहरी घाटी है, साथ ही साथ यहाँ के राउंडेड हिल्स हैं। और पेनिनसुलर प्लेट्यू का दो पार्ट में डिवीजन किया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट हैज टू डिवीजंस, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू की। स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि इसके जो ब्रॉडली डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, वो क्या है। चलिए हम उन्हें डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स हमने बात की द पेनिनसुलर प्लेट्यू की। जी हाँ, पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ते हुए हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है सेंट्रल हाईलैंड। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड की बात अगर हम करें तो सेंट्रल हाईलैंड वो पार्ट है
जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में, जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर नर्मदा रिवर कुछ इस तरह से बहती है तो इस नर्मदा रिवर इधर से निकलती है और इस तरह से बह रही है, तो इस नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, दिस इज नर्मदा रिवर। अब इस नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में जितना भी एरिया होगा वो सब क्या कहलाएगा, सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा। क्या कहेगा, सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब सेंट्रल हाईलैंड, नाम इसका सेंट्रल हाईलैंड इसलिए पड़ा है कि अधिकतर एमपी वाला पार्ट कवर करता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये एमपी का अधिकतर पार्ट, एमपी महाराष्ट्र और जो पूरा पार्ट है बीच वाला सेंट्रल, उस पार्ट को कवर अप करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सेंट्रल पार्ट पड़ा है। इसका नाम पड़ा है इसका सेंट्रल हाईलैंड। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ एरिया में, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ रीजन में जो भी एरिया है उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड। साफ साफ लिखा है, इट इज द पार्ट लाइंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो भाग है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो भाग है, ठीक, ये नॉर्थ में जो भाग है नर्मदा रिवर के, उस एरिया में, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। उसी एरिया की पहचान किस रूप में की जाती है, सेंट्रल हाईलैंड के रूप में की जाती है, पहली बात। दूसरा, दिस नर्मदा रिवर कवर्स मोस्ट ऑफ मालवा प्लेटू। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वही नर्मदा रिवर है जो क्या करती है, मालवा प्लेटू का अधिकतर भाग कवर करती है। यानी मालवा प्लेटू जो होते हुए रिवर आती है, कहाँ आती है, सेंट्रल हाईलैंड में आती है, और उस सेंट्रल हाईलैंड में आते वक्त जो अपर पार्ट है ना उस नर्मदा रिवर का, वही क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 2 पॉइंट क्लियर है कि नर्मदा रिवर का जो नॉर्थ पार्ट है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। क्लियर है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में जो एरिया लाइंग है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। दूसरी बात, नर्मदा रिवर ही वो रिवर है जो मालवा प्लेटू का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर अप करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, विच कवर्स, नर्मदा रिवर कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू। जी हाँ, मालवा प्लेटू का मोस्ट पार्ट, अधिकतर भाग कौन कवर करता है, नर्मदा रिवर। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ एरिया में क्या लाइंग है, तो सेंट्रल हाईलैंड, या फिर सेंट्रल हाईलैंड कहाँ लाइंग है, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ भाग में। और पूछा जाए कि नर्मदा रिवर कौन सा कवर अप करती है एरिया, जी हाँ, पेनिनसुलर प्लेटू के अलावा वो मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर अप करती है मालवा प्लेटू का। जी हाँ, मालवा प्लेटू के मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन कवर करता है, नर्मदा रिवर, और थोड़ा पार्ट कौन कवर करता है, पेनिनसुलर प्लेटू का नर्मदा रिवर। यानी नर्मदा रिवर 2 प्लेटूज को कवर कर रही है यहाँ पर, मालवा प्लेटू का मोस्ट पार्ट यानी 80% 70% यही कवर अप कर रही है, और सेंट्रल हाईलैंड यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू का भी आधा पार्ट समझ लीजिए, यानी कि 50% पार्ट कौन कवर अप कर रहा है, नर्मदा रिवर। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरी बात, इट इज बाउंडेड बाय विंध्यान एंड अरावली रेंजेस। जी हाँ, सेंट्रल में तो विंध्यान रेंजेस है और ईस्ट पार्ट में अरावली रेंजेस है। जी हाँ, तो ये जो पूरा सेंट्रल हाईलैंड है बीच में स्थित है, इसके चारों ओर क्या है, यानी किस किस से घिरा हुआ है, विंध्यान माउंटेन रेंजेस से और अरावली माउंटेन रेंजेस से। जी हाँ, विंध्यान को आप नहीं जानते हो शायद, या विंध्याचल नाम सुना हो, और अरावली माउंटेन रेंजेस बहुत फेमस है, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही 2 विंध्यान और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो है, विंध्यान एंड अरावली माउंटेन रेंजेस, इससे घिरा हुआ है कौन, सेंट्रल हाईलैंड। तो ये सेंट्रल हाईलैंड की बात होगी। तीसरा, इट्स एक्सटेंशन मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। अब इस विंध्यान और अरावली रेंजेस से होते हुए, वहां से फैलते हुए, और इसका फैलाव कहां तक गया है, ये राजस्थान का जो सैंडी रॉकी डेजर्ट है, यानी वहां पे जो रेतीली जमीन है, जो वहां पे डेजर्ट है, वहां पे जो मरुस्थल है, थार डेजर्ट की बात करते हैं ना। जी हाँ, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, फेमस डेजर्ट थार डेजर्ट। जी हाँ स्टूडेंट, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। इट्स एक्सटेंशन यानी सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट से, यानी कि जो रिवर मालवा प्लेटू का पूरा पार्ट कवर अप करती है, उस रिवर के नॉर्थ एरिया में रहने वाला जो एरिया है वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। वही सेंट्रल हाईलैंड क्या करता है, पूरा अरावली और विंध्यान माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। साथ ही साथ यही इसका फैलाव कहां तक है, कहां तक फैला हुआ है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कहां तक फैला हुआ है, नर्मदा के नॉर्थ से लेके राजस्थान का जो डेजर्ट है, रॉकी सैंडी डेजर्ट है, वहां तक फैला हुआ है। इट्स एक्सटेंशन मर्जेस, मिलना, मर्ज क्या होता है, मिलना, इसका फैलाव, सेंट्रल हाईलैंड का फैलाव मर्ज मिलता है किससे, सैंडी एंड रॉकी, क्या, रेतीली और पथरीली डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जी हाँ, रेतीली और पथरीली डेजर्ट किससे, राजस्थान से मर्ज करता है। इट्स स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी ये पहाड़ कुछ ऐसे होंगे, फिर इसका जो साउथ से वेस्ट जाएगा, फिर नॉर्थ से ईस्ट जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार इसका स्लोप कुछ ऐसा बनेगा। जी हाँ, ये आप देख पा रहे हैं, ऐसा स्लोप बन रहा है, यानी ये जो भी एरिया होगा, पहले इसका स्लोप कुछ ऐसा होगा, फिर बाद में ऐसा मुड़ गया हो, या इमेजिन लगाइए कि कुछ ऐसी इमेज है जो 3D हो। आपने देखा होगा रोड टर्निंग कैसे लेते हैं, तो रोड ऐसा टर्न होता है, तो यहाँ पहले तो स्लोप इधर है, फिर स्लोप नीचे आ गया है,
तो बिल्कुल वैसा पार्ट, पहले साउथ से वेस्ट फिर नॉर्थ से ईस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका यानी सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं, नर्मदा रिवर की नहीं, सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है पहले साउथ से किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ है, उसके बाद फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हो जाता है। किसका स्लोप, हमारे सेंट्रल हाईलैंड का। आगे देखिए स्टूडेंट, सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट, यानी कि वेस्ट पार्ट में चौड़े हैं। यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड जो है चौड़ा है। अगर हम ये सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ज्यादा चौड़ा है, सेंट्रल हाईलैंड ज्यादा चौड़ा है, यानी कि देखिए ये कुछ इस प्रकार से होगा, कैसा होगा, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा चौड़ा है क्योंकि ये क्या है, वेस्ट पार्ट है, ठीक। इट इज वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट, ये ईस्ट है, ईस्ट में देखिए पतला है, साउथ में इधर, वेस्ट में क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट, WWNE है ना, W याद रखिए, वाइडर वेस्ट, ठीक। वाइडर इन वेस्ट अपोजिट क्या होगा, फिर नैरोअर इन ईस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट और वाइड का अपोजिट नैरो, ठीक है, अपोजिट अपोजिट। तो सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इट्स ईस्टर्न एज, इसके ईस्टर्न एज में, ये इस ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है, इस एरिया की, यानी ईस्ट पार्ट में इसकी बात हो रही है। ईस्टर्न एज कंसिस्ट ऑफ द एरिया नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इसके ईस्टर्न भाग में जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड कहा जाता है या फिर बघेलखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इट्स ईस्टर्न एज कंसिस्ट ऑफ द एरिया नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक। इस पूरे सेंट्रल हाईलैंड के जो ईस्ट पार्ट है, मान लीजिए सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक, तो इसके ईस्ट पार्ट का जो एरिया है, ये जो भाग है, उसको हम क्या बोलेंगे, बुंदेलखंड बोलेंगे एंड बघेलखंड बोलेंगे। अब बुंदेलखंड से आपको समझ में आ रहा है कि बुंदेलखंड कहां पर है, समझ में आया, सेंटर में है जी हाँ, मध्य प्रदेश सेंट्रल, उत्तर प्रदेश का लोअर पार्ट एकदम, मध्य प्रदेश का अपर पार्ट, उसको आप देख पाएंगे कि पूरा क्या है, सेंट्रल भाग है, ठीक। इसके बाद देखिए द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑब्टेन्ड बाय दामोदर रिवर, और ये ईस्ट से होते हुए छोटा नागपुर प्लेटू तक पहुंच जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू वही है जो झारखंड और बिहार के बीच में है। छोटा नागपुर प्लेटू का हम इस बड़े नागपुर यानी महाराष्ट्र के नागपुर से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा नागपुर मीन्स नॉर्मल नागपुर, उसका कोई लेना नहीं, इसका नाम ही बस छोटा नागपुर है। बट इसमें जो है ये छोटा नागपुर, इसका इस नागपुर से, महाराष्ट्र के नागपुर से कोई लेना देना नहीं है। छोटा नागपुर एक जगह है, वो क्या है, छोटा नागपुर झारखंड बिहार की जस्ट बॉर्डर पर क्या है, एक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग एरिया है, वहां पर बसा हुआ है। छोटा नागपुर एक प्लेटू की तरह है। छोटा नागपुर प्लेटू ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारे मिनरल्स, डायमंड से लेके सिल्वर से लेके वेरियस प्रकार के, चाहे बॉक्साइट हो, आयरन ओर हो, हेमेटाइट हो, बॉक्साइट हो, वेरियस प्रकार के मिनरल्स वहां मिलते हैं। पूरे भारत में जितना भी मिनरल मिलता है उसका आधा यानी 40% मिनरल्स तो समझ लीजिए कहां से मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू से। जी हाँ, बाकी इतने सारे स्टेट से, उन स्टेट से मिलता है, लेकिन अकेला 40% मिनरल छोटे से एरिया छोटा नागपुर प्लेटू से मिलता है। तो उसे मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दें कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसे मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का बहुत सारा मिनरल, इंडिया का लगभग 40% मिनरल कहां से मिलता है, छोटा नागपुर प्लेटू से मिलता है। और छोटा नागपुर प्लेटू कहां है, साउथ ऑफ बिहार एंड झारखंड बॉर्डर। जी हाँ, बिहार झारखंड बॉर्डर के करीब में मिलता है और ये मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और ये कहां तक फैला, मतलब ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ईस्ट से होते हुए पूरा बिहार को टच कर जाता है, मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार और झारखंड के बॉर्डर तक टच कर जाता है, जहां पर क्या बहती है, दामोदर रिवर बहती है ना। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर एक्सटेंड ईस्टवर्ड डायरेक्शन, है ना, ईस्ट में उसका एक्सटेंशन है, ईस्ट में और फैला हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में और ज्यादा फैला हुआ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक, कहां तक जाता है, वो छोटा नागपुर प्लेटू तक के जाता है, जो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर है, अंदर बीच में तो नहीं है, बस बॉर्डर पर स्टार्टिंग तक है। साथ ही साथ जो किस रिवर से ऑप्टेन होता है, दामोदर रिवर से, उसके पास ही कौन सी रिवर बहती होगी, इधर ईस्ट में दामोदर रिवर बहती होगी। यहाँ पर कौन सी रिवर बहती होगी, दामोदर रिवर बहती होगी। स्टूडेंट, तो ये बात हो गई किसकी, हमने बात की सेंट्रल हाईलैंड की। अगर आप फिर से देखें तो हमने क्या बातें की कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाले एरिया को बोलते हैं। नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में जो भी एरिया लाइंग है वो सेंट्रल हाईलैंड है। दूसरी बात, मालवा प्लेटू का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कौन कवर अप करता है, यही नर्मदा रिवर कवर अप करती है, और सेंट्रल का भी पार्ट कवर अप करती है। ठीक है। तीसरा, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है वो किससे घिरा हुआ है, विंध्यान माउंटेन रेंजेस और अरावली माउंटेन रेंजेस से। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये विंध्यान माउंटेन रेंजेस और अरावली माउंटेन रेंजेस सेंट्रल हाईलैंड पूरी तरह से घिरा हुआ है। चौथा, इट्स एक्सटेंशन कहां तक है, इट्स एक्सटेंशन मर्जेस किसके साथ मिलता है, इसका फैलाव जाकर मिलता है उधर सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जी हाँ, मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उस पथरीली और रेतीली रेगिस्तान जमीन से जाकर मिल जाता है सेंट्रल हाईलैंड में। पहाड़ों से, प्लेन से फैलता हुआ कहां पहुंच गया, सीधा राजस्थान तक पहुंच गया, वहां पर मिला हुआ है। ठीक,
और इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है साउथ से पहले वेस्ट की तरफ जाता है, साउथ टुवर्ड साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ ईस्ट, जो रिवर्स के द्वारा बताए गए हैं, रिवर्स के स्लोप के हिसाब से दिखाते हैं। किसी भी लैंड का स्लोप ना उसके रिवर के स्लोप से पता चल जाता है। तो पहले रिवर साउथ से वेस्ट इधर डायरेक्शन में, फिर रिवर इधर से बहती हुई, यानी रिवर का डायरेक्शन कुछ ऐसा, ऊपर ऐसा स्लोप, फिर ऐसा, आपने देखा होगा कर्व जैसा सड़क मुड़ती है कहीं पर, तो ठीक बिल्कुल वैसा है ना। इट्स ईस्टर्न सेंटर, इट्स स्लोप फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक क्लियर है। अगला, सेंटर हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट, वाइडर इन वेस्ट WW, नैरोअर इन ईस्ट, अपोजिट, वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट, ये वेस्ट में वाइडर है और ईस्ट में नैरोअर है। इट्स ईस्टर्न एज कंसिस्ट ऑफ एरिया नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, इसके ईस्टर्न भाग में जो एरिया है ना, ये ईस्टर्न भाग का एरिया, उसे या तो बुंदेलखंड कहते हो बघेलखंड, या तो नहीं, दोनों नाम दिया गया, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। और तो स्टूडेंट्स, इसका फैलाव जो है छोटा नागपुर प्लेटू तक है ना, छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर एक्सटेंशन, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑब्टेन्ड बाय द दामोदर रिवर, है ना, जो दामोदर रिवर है उस आखिरी एंड है इसके ईस्टवर्ड डायरेक्शन का फैलने का, सेंटर हाईलैंड का। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने सेंटर हाईलैंड की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के, कि नॉर्दर्न प्लेन्स को रिलीफ फीचर के हिसाब से कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, ये हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने बात की पेनिनसुलर प्लेटू की, जिसमें हमने देखा कि पेनिनसुलर प्लेटू के 2 मेजर पार्ट है, एक है डेक्कन प्लेटू और दूसरा सेंटर हाईलैंड, जिसमें से हमने सेंटर हाईलैंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम के डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे डेक्कन प्लेटू की, और साथ ही साथ हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स की भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए और देखते रहिए इसी तरह विद्यास्थली वाले सर।